जिसका मुझे था इंतजार वो कार्बन आ गया। हेलो, कैसे हो नन्हे मुन्ने बच्चों। आज एक और शानदार खतरनाक धमाकेदार चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड आपके सामने वन शॉट रिवीजन में लेके आए हैं। बच्चों, हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है, उसमें से कार्बन को देख के बाकी सारे एलिमेंट्स बोलते ही अपनी औकात से बाहर बॉन्डिंग कर रहा है। तो कार्बन हमें कुछ सिखा के जाता है सर। कार्बन हमें यह सिखाता है कि औकात ये नहीं जो लोग दिखाते हैं, औकात ये होती है जो हम बनाते हैं, जैसे कार्बन अपनी बॉन्डिंग से दिखाता है। तो बच्चों, आपको भी अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आना है और अपना औकात दिखानी है। और एक जरूरी बात, हम शुरू करते हैं आज का हमारा खेला। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। हमारा चैप्टर जो है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कार्बन के बारे में। तो कार्बन एक नॉन मेटल है सर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। ये तो सर बात पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी ये बात जान ली थी कि कार्बन एक नॉन मेटल होता है और कार्बन को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम जानने वाले हैं। दूसरी एक बात, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इन एटमॉस्फेयर। अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में कार्बन के अमाउंट बहुत कम है सर। द अर्थ क्रस्ट हैज, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड एटमॉस्फेयर में पाया जाता है सर 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मींस एटमॉस्फेयर में कार्बन की अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी में है। सर कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सर कोवेलेंट क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड तो पढ़ लिया था चैप्टर 3 में। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है सर, ये बताइए। तो सर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप हो रही। गेन और लूज तो कहां हो रहा था सर? आयोनिक बॉन्ड में हो रहा था। और इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है, उसको वहां पे जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहली बात, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है सर K2 और L4 हो जाएगा। बेटा कार्बन के पास दैट मींस लास्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4। एंड टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सर अगर कार्बन को लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि नोबल गैस की तरह बनना है, तो अगर नोबल गैस की तरह बनना है तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो लूज करना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। यानी कि नोबल गैस की तरह बनने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज या तो गेन कर सकता है, बट किंतु परंतु एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या है? कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता सर। क्यों? कार्बन के पास ऑलरेडी सर 6 इलेक्ट्रॉन्स है और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर रहा है तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स बनता है 10 टू फॉर्म। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो कार्बन बनता है C-4। दैट मींस कि एनायन जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का काम करते हैं वो नेगेटिव बनता है सर। There would be then electrons and 6 proton, 10 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे यहाँ पे और यहाँ पे बन जाएंगे 6 प्रोटॉन्स। और न्यूक्लियस को ये 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर पाना, यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, न्यूक्लियस को ये 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर पाना काफी मुश्किल है। जिस वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता है सर। कार्बन कैन नॉट लूज, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए उतनी एनर्जी होनी चाहिए सर, पर उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है। सो C+4 कैटायन बनेगा बिकॉज इट वुड रिक्वायर
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए सर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, उतनी एनर्जी कार्बन के पास नहीं है। तो सर दो ऑप्शन दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, बट ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है ना तो लूज कर पा रहा है। सो कार्बन कैन नॉट गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन ऑलवेज फॉर्म, कार्बन क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब अभी बताया था बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इज कैरिंग। सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको नाम दिया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हमें कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया सर। द कंपाउंड सो फॉर्म, सर कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड बन रहा है उसको नाम दिया जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड। तो बेटा पहली बात ये थी, कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो गेन कर पा रहा है ना तो लूज कर पा रहा है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है इलेक्ट्रॉन शेयर करने का, और इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। चलिए आगे बढ़ता है नेक्स्ट पॉइंट पे। सर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, दैट मींस क्लोरीन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहा है हमें ये जानना है। सबसे पहले हमारे पास है क्लोरीन मॉलिक्यूल, और क्लोरीन मॉलिक्यूल हम बोलेंगे Cl2, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होगा। अब बात करते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर सबके याद होने चाहिए, आपको एटलीस्ट 1 to 20 एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स को नंबर और नाम और सिंबल्स अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए। सर इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे इनके पास 17, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी कुछ, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी K2L8M7। बच्चों अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाए तो लास्ट ऑर्बिट में जो प्रेजेंट है उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो है 7। सर वैलेंसी क्या होगी, तो वैलेंसी हो जाएगी इनकी -1 सर, राइट। दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नॉर्मल गैस की तरह बन जाएगा सर, पर यहां पर हमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है। कितने क्लोरीन है सर हमारे पास, 2। एक क्लोरीन जिसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम यहाँ पे बताएंगे क्रॉस करके 7 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा एक क्लोरीन है सर, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हम बताएंगे डॉट करके 7 इलेक्ट्रॉन्स को। सर ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करेगा, तो उनके दोनों के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। तो क्लोरीन, एक क्लोरीन याद रखना बच्चों, जो वैलेंसी है ना, वैलेंसी उतना ईच एटम, एक एटम जो है वो बीच में रखता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रख रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को बीच में रख रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 रुपीज थे इलेक्ट्रॉन का, मतलब हमारे लिए जितने पैसे जरूरी है हर एक एलिमेंट के लिए उनके इलेक्ट्रॉन्स उतने ही जरूरी है। तो जैसे कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, तो बेटा 7 रुपए थे उसमें से एक बीच में रख दिया तो बचेगा 6। दूसरा जो क्लोरीन है वो भी बीच में तो कितने रखेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, सीधी सी बात है ना बेटा। कोई अगर 1 लाख की पार्टनरशिप कर रहा है तो आप भी कितने दोगे उसको, 1 लाख ही दोगे, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप हो रही है तो इक्वल पैसों के साथ होनी चाहिए, वैसे ही इक्वल इलेक्ट्रॉन्स के साथ होनी चाहिए। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, बचेगा सर क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्या दिख रहा है आपको कि क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दूसरा वाला जो क्लोरीन है उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो ये फॉर्म करता है Cl बॉन्ड Cl। दैट मींस यहां पर बन रहा है सर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कितने बॉन्ड बन रहा है, सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। सर ऐसा एक और एग्जांपल दिया गया है, और वो एग्जांपल है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सबसे पहले लिखता है सर O2, और ऑक्सीजन जो है
उनका एटॉमिक नंबर 8 है सर। दूसरी एक जरूरी बात, इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे सर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी सर K2L6 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सर 6। और जरूरी बात, वैलेंसी जान लेते हैं, वैलेंसी है सर -2, 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सर। बट हमें बात करनी है कोवैलेंट, कितने ऑक्सीजन है सर हमारे पास? 2 ऑक्सीजन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 6। ठीक है, चलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स बता दिए। दूसरा ऑक्सीजन, उसके पास भी हम बताएंगे सर 6 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सर। बताइए क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, पार्टनरशिप होगी। तो सर वैलेंसी जितनी होती है ना उतने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखेगा एक एलिमेंट। तो एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए सर। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उन्हें 2 बीच में रख दिए, बचेंगे 4। दूसरा ऑक्सीजन है, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर 2 बीच में रखते तो बेटा बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स 4। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं और पार्टनरशिप में जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो काउंट करेंगे तो आप देख पाएंगे दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। दैट मींस O, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड, तो यहां पे बन रहा है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ता है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया का मतलब है सर NH3 और NH3 सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए बच्चों, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितना एटॉमिक नंबर है उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी K2L5। तो सर नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 5, तो नाइट्रोजन के पास हमें दिखाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए सर। अब बात करता है हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सर क्या होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी सी बात है सर, K1 हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1। सर ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी और तीसरे के पास भी। तो सर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा कोवैलेंट? जानते हैं, नाइट्रोजन के पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाइड्रोजन के पास है 1। ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। सो नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है सर। क्या होगा? नाइट्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है सर इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखना पड़ेगा। 3 हाइड्रोजन है सर, हर एक हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को बीच में रखता है, तो नाइट्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सर, और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 पार्टनरशिप में चले गए, नाइट्रोजन के पास हो गया 8। तो सर नाइट्रोजन जो है वो हर एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यानी यहां पर 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसे बनेगा ये जानना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब आपको पता है सर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ऐसे कितने ऑक्सीजन है सर? 2 ऑक्सीजन है। सबसे पहली बात, अगर आपको कभी ऐसे मॉलिक्यूल दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज होते हो कि सर कैसे पार्टनरशिप होगी, तो सबसे पहली बात याद रखिए बच्चों,
जो सिंगल दिख रहा है, जो अकेला है, ठीक है, उसको बीच में रखना है। तो कार्बन को हमने बीच में रख दिया। कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। सर दोनों को 8 कंप्लीट करना है, दोनों ऑक्सीजन को और कार्बन को। क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखेगा, कार्बन को भी सर 2 इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखने पड़ेंगे। कार्बन ने सर ये ऑक्सीजन के साथ तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप की, तो दूसरे ऑक्सीजन को बुरा ना लगे, इसलिए वहां पर भी 2-2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करनी है। सो अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 पार्टनरशिप में चले गए, सर बचेंगे 4, 4 और 4 बन गए 8। यहां पर भी बन गया सर ये 8। और कार्बन के लिए हम देखने जाए तो दोनों ऑक्सीजन के साथ बराबर ही 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप की है। सो सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर भी बनेगा डबल बॉन्ड ओ। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स जो हम इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से फॉर्म करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे आयोनिक की प्रॉपर्टी आ रही थी सर चैप्टर 3 में, वैसे यहां पर पढ़नी है कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। कोवैलेंट बॉन्ड की सबसे पहली प्रॉपर्टी, कोवैलेंट कंपाउंड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोवैलेंट जो है कंपाउंड, उसका बॉन्ड कैसा रहेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा सर। और एक और जरूरी बात, सर आपने तो यहाँ पे लिखा है कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे लिखा है आयोनिक बॉन्ड, सर इनका तो ब्रेकअप हो चुका है ना। सर ये क्या है, आप बोल रहे हो स्ट्रॉन्ग है तो ये भी तो साथ में रहने चाहिए। चलिए जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, नो चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से ना तो कोई एनायन बन रहा है, ना तो कोई कैटायन बन रहा है सर। सो नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म, सच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कहां से कंडक्ट कर पाएंगे, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विद इन कोवैलेंट कंपाउंड आर वेरी स्मॉल। सर इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर दिखाने के लिए तो रिश्ता काफी अच्छा दिख रहा है, पर सर अंदर लड़ाई कर रहा है, जैसे आप करते हो, है ना। उसी तरह से इनका दिखाने के लिए जो है वो बॉन्ड तो काफी अच्छा है सर। इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो गई सर, पार्टनरशिप होने से यहां पे कंपाउंड फॉर्म हो गया, वो दिखावा है बेटा। एक्चुअल क्या है, अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए लड़ते हैं ये लोग, वैसे हम लड़ते रहते हैं, ठीक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विद इन द कंपाउंड आर वेरी स्मॉल ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा वीक है सर, इस वजह से मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर वीकली। तो ये एक दूसरे को होल्ड तो कर सकते हैं, पर जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है। यहां पे देखिए सर बहुत ही अच्छा आयोनिक बॉन्ड है अपने विराट भाई और अनुष्का, है ना सर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर इनका बॉन्ड तोड़ना है सर, थोड़ी सी एनर्जी दे दो तुरंत टूट जाएगा। क्यों, थोड़े से आप कान भर दो, दो कच्चे दोस्त हैं सर, थोड़े से कान भर दीजिए दोस्ती टूट जाएगी। तो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ यही हो रहा है, सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी दे दो, 2 टुकड़े सर, दिल टूट गया, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो यहां पर भी यही हो रहा है कोवैलेंट के साथ, थोड़ी सी एनर्जी दोगे बात खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। Thus, their melting and boiling points are very low. एनर्जी कम देनी पड़ रही है तो सर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, बहुत ही ज्यादा लो रहेगा। तो ये है सर कोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। कंफ्यूज मत होना बच्चों, कोवैलेंट के कंपेयर में आयोनिक बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन वहां पे गेन और लूज होते हैं। भैया मेरा दोस्त पैसे लेके चला गया, दिए मैंने, लूज किए, लूज का मतलब दिए, जब देना होगा तो देगा, है ना। तो वो जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग है, पार्टनरशिप हो रही है दोस्तों के साथ,
तो हम क्या करते हैं, डर लगता है ये मेरे पैसे लेके चला गया, सामने वाले को डर लग रहा है ये मेरे पैसे लेके चला गया, क्या होगा, तो बॉन्ड जो है वो दिखाने के लिए अच्छा रहेगा पर अंदर से वीक होगा। तो सर ये प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट की। अब बात करते हैं कार्बन के बारे में। शुरू में डिस्कस किया था, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको देख के बाकी सारे एलिमेंट बोलते हैं भाई बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है इसकी सबके साथ, क्यों, उसका नेचर है सर। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का एक वर्सेटाइल नेचर है, दो नेचर में वो पेश किया गया है। सो द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी लार्ज, अबाउट 3 मिलियन। अब मैंने वर्ड यूज किया है द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड यूज किया है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आप तो शुरू में बोल रहे थे ना सर कार्बन बहुत कम क्वांटिटी में, कम अमाउंट में है, बोल रहे थे ना सर, यहां पे कंपाउंड की बात की गई है। तो कंपाउंड जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है। सबसे पहले कितने हैं, अबाउट 3 मिलियन, 3 मिलियन जितने सर। सबसे पहले रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एक तो है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी और दूसरी है टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी। सर ये कैटेनेशन क्या होगा, जानते हैं, कैटेनेशन का मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन। सबसे पहले खुद से प्यार करो, सबसे पहला काम खुद से प्यार करना, ठीक है। तो वैसे कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सेल्फ कंबाइन हो रहा है। तो कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ना, इसको हम नाम देते हैं कैटेनेशन। सो ऑफ एटम टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, कार्बन बॉन्ड जितना लंबा बॉन्ड बना सको, ये पूरा अगर बॉन्ड आप भर देते हो तो भी वो कम नहीं पड़ेगा, इतने सेल्फ कंबाइन होते हैं। कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स, कार्बन दूसरे एटम के साथ भी जुड़ते हैं। दूसरे एटम के साथ अगर जुड़ेंगे तो सर दो तरह से जुड़ते हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ सकते हैं और सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ेंगे तो नाम दिया जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड। और अगर डबल बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ते हैं सर तो नाम दिया जाएगा अनसैचुरेटेड या ट्रिपल बॉन्ड भी बोल सकते हैं। और एक जरूरी बात, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, कैटेनेशन का नाम दे दिया। कैसे कैसे जुड़ सकते हैं सर, एक तो लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकते हैं, ये चेन फॉर्म है। चलिए पहले हम जानते हैं चेन फॉर्मेशन क्या होती है सर, एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम नाम देंगे चेन फॉर्मेशन। दूसरा है ब्रांच फॉर्म, ब्रांच का मतलब होगा सर कहीं पे एक कार्बन बाहर निकल के लटक रहा होगा जिसको हम नाम देंगे ब्रांच। और रिंग, ठीक है, ये है रिंग स्ट्रक्चर सर, साइक्लिक बोल सकते हैं हम इसको। तो रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी कार्बन कार्बन के साथ जुड़ सकता है, देख रहे हो ना कार्बन की औकात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जो हमने डिस्कस कर दिया फॉर्म कर सकते हैं। आगे टेट्रावैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी जान लेते हैं सर, कार्बन की वैलेंसी है 4 और कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स, या तो बनाता है अदर मोनोवैलेंट कंपाउंड। सर कार्बन कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है और टेट्रावैलेंसी 4 वैलेंस 4 है उसकी वैलेंसी, तो दूसरे 4 कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है, या दूसरे कोई एटम क्लोरीन के साथ भी जुड़ सकता है, सुना होगा CCl4। तो बाकी मोनोवैलेंट, सर मोनोवैलेंट का मतलब क्या, जिनकी वैलेंसी सर 1 है उनको बोला जाएगा मोनोवैलेंट। वर्ड आता है डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट। डाइवैलेंट का मतलब होता है जिनकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। तो ये सर बात की हमने कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सर और एक जरूरी बात, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सर ये सैचुरेटेड बताया था ना, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। तो सैचुरेटेड का मतलब कितने बॉन्ड होंगे उसमें, सिंगल बॉन्ड। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो काफी लोगों का ऐसा होता है कि एक ही के साथ जुड़े हुए हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो 2 के साथ जुड़े हुए हैं, काफी लोग ऐसे जो 3 के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो 2 या 3 के साथ जुड़े हैं उनको आप डाल दीजिए अनसैचुरेटेड में,
यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो ये सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लियर हो गया सर कि सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा, एस एस सैचुरेटेड सिंगल, एंड डबल और ट्रिपल होगा तो अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वालों का नाम होता है अल्केन, डबल बॉन्ड वालों का नाम होता है सर अल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वालों का नाम होता है अल्काइन्स। चलिए, तो ये सर बात की हमने इनके कुछ नाम के बारे में। सर नाम के पीछे कुछ लगता है जैसे कि एन, सिंगल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े होंगे, याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। तो एन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे इन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बोलेंगे आइन। ठीक है, एनिनाइन। चलिए याद रखिएगा एन इन आइन, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, छोटे बच्चे कभी कभी ऐसा कुछ बोल देते हैं। आगे बढ़ता है जनरल फॉर्मूला। बेटा ये जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनकी एक जीएफ भी है। सर जीएफ मतलब जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये है सिंगल बॉन्ड वालों का। दूसरा डबल बॉन्ड वालों का CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड वालों का फॉर्मूला है CnH2n-2। तो बेटा यहां पर याद रखना कार्बन नाश2 हाइड्रोजन 2 नाश2 +2। सर यहां पर याद रखना है कार्बन नाश2 हाइड्रोजन डबल नाश2, और ट्रिपल बॉन्ड में याद रखना CN कार्बन नाश2 प्लस हाइड्रोजन डबल नाश2 -2। एक जरूरी टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। जरूरी टेबल यह है हमारे लिए कि अगर कार्बन एटम्स है उसमें नंबर 1 एक ही कार्बन एटम है तो नाम दिया जाएगा मीथ। बहुत जरूरी वर्ड याद रखना। अगर 2 कार्बन है, कभी भी कोई चेन है या कुछ भी है, तो नाम दिया जाएगा ईथ। अगर 3 कार्बन है प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हैप, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। सर ये बात बहुत जरूरी है अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि आगे आपको कुछ नेम से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने हैं, और नेम से अगर स्ट्रक्चर फॉर्म करने हैं तो सर ये सारे नेम जो है नंबर्स और उसके नेम प्रीफिक्स याद रखने पड़ेंगे। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। चलिए, ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये 11th-12th के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि 11th-12th का अगर बेस बोला जाए तो ये है चैप्टर नंबर 4। अगर चैप्टर नंबर 4 से काफी सारी बातें अगर आपको नहीं पता तो 11th-12th में जाके थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है। तो इस वजह से बहुत ही ध्यान से और अच्छे से ये चैप्टर को हमें पढ़ना है और याद करना है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि अभी हमने आगे डिस्कस किया था सर, सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, अगर एक ही कार्बन होगा सिंगल बॉन्ड में तो नाम देंगे मीथ, जब 2 कार्बन होंगे तो ईथ। तो वैसे ही सर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल, ये तीनों के हमें बताने हैं कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, और हमारा जो पहला एग्जाम्पल रहेगा सिंगल बॉन्ड के लिए उसका हम नाम लिखते हैं इथेन। अब जब भी आपको नाम दिया जाता है ना तो आप सोच में पड़ जाते हो। क्या सोच में पड़ते हो? सर नाम से हमें फॉर्म करना है स्ट्रक्चर, और नाम से अगर हमें स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? इथेन दिया हुआ है। इथेन का मतलब सर सबसे पहले हम नाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना सीखते हैं, और 2 पार्ट्स ये हमारे पास। सबसे पहले ईथ प्लस हो जाएगा एन, तो इसको बोला जाएगा ईथ प्लस एन। इथेन का मतलब क्या होगा सर? 2 कार्बन हो जाएंगे, और एन का मतलब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है सर, आगे वाला टेबल ईथ होगा दैट मींस 2 कार्बन, और एन उसका मतलब सिंगल बॉन्ड। अब सर सिंगल बॉन्ड का एक फॉर्मूला है। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला है CnH2 H डबल NH2 +2, और N इज इक्वल टू यहां पे लिखेंगे 2।
चलिए एन की जगह पे हमें सर फॉर्म करना है फॉर्मूला, तो 2 रखना पड़ेगा। फॉर्मूला होगा C2H 2 इंटू 2 प्लस 2, C2H 2 2 जा 4 प्लस 2, दैट मीन C2H6। सर C2H6 को कैसे लिखेंगे ये जानना है हमें। पहले तो हमारे पास 2 कार्बन है सर, और दोनों कार्बन के बीच में हमें ये पता है कि सिंगल बॉन्ड रखना है, तो हमने रख दिया सिंगल बॉन्ड। अब एक कार्बन की वैलेंसी है 4, सर ये कार्बन का एक बॉन्ड बन चुका है, अब उसके पास जगह बचती है 3 की, एक कार्बन की 4 रानी। आओ बच्चों सुनते एक कहानी, ठीक है। तो वैसे एक बात है, एक कार्बन है, एक कार्बन की है 4 रानियां, उसमें से एक रानी है 2 कार्बन के बीच में, अब बचे उसकी 3 रानियां जो होती है हाइड्रोजन। तो याद रखना एक कार्बन की 4 है वैलेंसी, तो हमने यहाँ पे कार्बन लिखा, बाकी सब जगह पे हमें लिखना है हाइड्रोजन। सर दूसरा एक कार्बन, उसके पास भी एक रानी ऑलरेडी है और 3 हमें दिखानी पड़ेगी। सर ये हो गया C2H6। तो ये बात हो गई सर हमारा एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला, ठीक है, कि कैसे फॉर्म करते हैं हम सिंगल बॉन्ड वाले फॉर्मूला। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, एक और एग्जांपल है हमारे पास इथेन के बाद बहुत ही ब्यूटेन का एक एग्जांपल सोचते हैं सर, ब्यूटेन कैसे फॉर्म होगा। तो हम बात करते हैं ब्यूटेन। अगेन नेम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सर ब्यूट प्लस लिखेंगे एन। ब्यूट का मतलब होगा सर 4 कार्बन, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड दैट मींस सर फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड का लिखते हैं CnH2n प्लस 2, और n इज इक्वल्स टू 4 कार्बन है तो n इज इक्वल्स टू बोला जाएगा 4। फॉर्मूला रखेंगे वैल्यू C4H 2 इंटू 4 प्लस 2, सर बनेगा C4H10। तो ये है हमारे पास ब्यूटेन का फॉर्मूला। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला तो आ गया सर, अब स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब बात करते हैं आगे, हाइड्रोजन है 10 है सर, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, सेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो कार्बन है 4 रानियां होती है, ठीक है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ठीक है। यहाँ पे याद रखना ऐसा नहीं है, यहाँ पे कार्बन के पास एक रानी ऑलरेडी है और 3 हम रखेंगे, यानी कि हाइड्रोजन के फॉर्म में। सर दूसरा कार्बन है ना, वो 2 रानी को लेके बैठा है, देखिए दोनों रानी उसके आसपास दिख रही है ना, तो यहाँ पे आएगा एक और हाइड्रोजन, ऊपर भी आएगा एक हाइड्रोजन, हो गया सर उसके पास 4 रानी। सर तीसरा है वो भी 2 रानियां लेके बैठा है, तो ये हो गए उसके पास 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे बनाएंगे हम 3 हाइड्रोजन। तो सर ये बन गया C4H10। तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड के फॉर्मूला जब भी आप फॉर्म करते हो तो फॉर्मूला हमें जरूर से याद रखना है CnH2n प्लस 2। अब बात करता है डबल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड का एक फॉर्मूला बनाता है सर प्रोपीन। क्या बनाएंगे? प्रोपीन। सर प्रोपीन के लिए नाम को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोप प्लस इन। सर ये प्रोप का मतलब आगे वाला एक छोटा सा टेबल बताया था, वहां से आपको पता चलेगा प्रोप में कितने कार्बन होते हैं। तो प्रोप में होता है बेटा 3 कार्बन C3, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मूला है CnH2n, और n इज इक्वल्स टू लिखेंगे 3। अब सर n की जगह पे हमें लिखना है 3, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला है C3H 2 इंटू 3 दैट मीन C3H6 हो जाएगा। अब हमारे पास है 3 कार्बन, और कहीं पर एक ही जगह पे बच्चों याद रखना डबल बॉन्ड रखना है, हर एक जगह पे डबल बॉन्ड नहीं लिख देना, ठीक है। क्यों? चलिए जानते हैं। कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड हमें लिखना है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर यहाँ पे लिखेंगे
यहां पर भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज योर विश। आपको रानी को जहां पे कार्बन के साथ बिठानी आप बिठा सकते हो, ठीक है। तो ये कार्बन है, उसके पास 4 बॉन्ड हो चुके हैं सर। बीच वाला जो कार्बन है वो लेके बैठा है सर 3 रानियां, और एक रानी हमें लिखनी है हाइड्रोजन, और लास्ट में है एक बॉन्ड, दैट मीन्स यहां पे आ जाएगा सर 3, हो गया सर C3H6। ये हमने फॉर्मूला बनाया सर प्रोपिन का डबल बॉन्ड के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ट्रिपल बॉन्ड में हम एग्जांपल लिख सकते हैं ब्यूटाइन। सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटाइन के बारे में। सर नेम को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ब्यूट प्लस बन जाएगा आइन, और ब्यूट का मतलब होता है सर C4। कहां से आया? आगे से, आगे वाला टेबल C4। और आइन, आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का सर फॉर्मूला CnH2n-2 और n इज इक्वल्स टू बन जाएगा सर 4। फॉर्मूला लिखेंगे C4H 2 into 4 minus 2, C4H 4 2 जा 8, 8 minus 2 बनेगा सर 6। तो अब हमें ट्रिपल बॉन्ड के लिए पहले तो कितने कार्बन है ये जान लीजिए, 4 कार्बन है सर, लिख दिया चारों कार्बन को। अब कहीं पर भी एक ही जगह पे ट्रिपल बॉन्ड रखना है, यहां पे रख दिया सर ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे सर, पहले वाले कार्बन के पास एक बॉन्ड दिख रहा है, हमें लिखना है और 3 हाइड्रोजन। दूसरे वाले कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है सर, तीसरे वाले के पास भी है, लास्ट वाले के पास नहीं है। तो ये बन गया सर ब्यूटाइन का फॉर्मूला। तो बेटा सिंगल, डबल और ट्रिपल ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज बन सकते हैं, जैसे कि आप बना सकते हो इथेन, मीथेन, ओके, देन आप बना सकते हो हेक्सेन, हेप्टेन। तो ये बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब बात करते हैं रिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। कुछ हमने डिस्कस किया था ना, कार्बन जो जुड़ता है सर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो सर कार्बन कार्बन के साथ लॉन्ग चेन बना रहा है, ब्रांच चेन बना रहा है, और रिंग फॉर्मेशन भी बनाता है। चलिए जानते हैं सर रिंग फॉर्मेशन क्या होता है। कार्बन कंपाउंड में कंटेन रिंग्स ऑफ एटम। सर रिंग तभी बनती है जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा कार्बन। 2 कार्बन में कैसे रिंग बनाएंगे? नहीं बन सकती सर, ठीक है। कार्बन कंपाउंड कंटेन 2 और लेस कार्बन डू नॉट फॉर्म रिंग। अगर 2 या 2 से कम कार्बन है तो रिंग फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। सम कार्बन कंपाउंड्स कंटेन रिंग चेन ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। तो पहले ही बताया सर 3 या 3 से ज्यादा कार्बन हो तभी जाके बनती है रिंग फॉर्मेशन, रिंग चेन। द कंपाउंड आर नेम्ड बाय प्रीफेसिंग। आप जो भी कंपाउंड को रिंग फॉर्मेशन में दिखाते हो उनके नाम के आगे लगाया जाता है बहुत जरूरी वर्ड है साइक्लो। क्या याद रखना है? साइक्लो। साइकिल तो आपने देखी होगी, देखिए ना, साइकिल का पहिया घूम रहा है सर, तो रिंग फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। साइकिल का पहिया चल रहा है, दिन ढल रहा है, रात आ रही है, सब कुछ हो रहा है, और सर हमारी मेहनत भी चलनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन के बारे में, C6H12। कार्बन हमारे पास है 6। तो सबसे पहले हम रिंग फॉर्मेशन में कार्बन को रखते हैं। चलिए तो रख दिया हमने कार्बन को, 6 कार्बन हमारे पास हो चुके हैं सर। और साइक्लोहेक्सेन, अब सबसे पहली बात, पहले वाले कार्बन के पास हमें दिख रहा है सर, पहले वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, हमें और 2 बॉन्ड दिखाने, दैट मींस 2 हाइड्रोजन रखने हैं। दूसरा वाला कार्बन भी सर 2 बॉन्ड लेके 2 रानियां लेके बैठा है और 2 हाइड्रोजन दिखाने हैं। तो सबके पास सर 2-2 हाइड्रोजन बन जाएंगे और 2-2 हाइड्रोजन बनेंगे, दैट मींस 6 कार्बन, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, तो 6 के पास हो गए 12। तो ये होता है बेटा साइक्लोहेक्सेन। अब बात करता है सर बेंजीन के बारे में। एक बेंजीन अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है,
याद रखना अनसैचुरेटेड यानी सर या तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। आइए जानते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन में है सर 6 कार्बन। एक पहले तो सबसे पहले 6 कार्बन को सर रिंग फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। क्या हो गया रिंग फॉर्म में। अब इनकी खासियत बहुत जरूरी बात, बेंजीन ये सर बताता है कि अगर आप बेंजीन बनाते हो तो अल्टरनेट प्लेस पे डबल बॉन्ड रखने पड़ेंगे। सर अल्टरनेट प्लेस पे आ गए डबल बॉन्ड, जब भी बेंजीन बनाओ बेटा याद रखना अल्टरनेटिव पोजीशन पे हमें डबल बॉन्ड को फॉर्म करना है, डबल बॉन्ड रखना है। अब बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए। कार्बन हो गए सर 6। पहले वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड दिख रहे हैं और एक हाइड्रोजन रखना पड़ेगा सर। दूसरा वाला सबके पास सर 3 बॉन्ड नजर आ रहा है, 2 यहां पर है, 1 यहां पर है। सर यहां पर भी 1 है, यहां पर 2 है। सबके पास हमें दिख रहा है सर 3 बॉन्ड लेके बैठे हुए, यानी कि 3 रानियां हैं उनके पास। तो ये वाले कार्बन के पास हो जाएंगे 1 हाइड्रोजन। चलिए दूसरा एक और कार्बन है सर, वहां पर भी हम लिखेंगे 1 हाइड्रोजन क्योंकि 3 बॉन्ड है उनके पास। सबके पास 1 हाइड्रोजन बताएंगे सर। बन गया हमारा C6H6 यानी कि बेंजीन। और एक बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूं, जब आगे पढ़ोगे तो आएगा कुछ ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है बच्चों। अब है सर फंक्शनल ग्रुप। काफी बार ऐसा होता है सर कि हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आती है। क्यों डिफिकल्टी आती है? क्योंकि सर हमने हर एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझा नहीं है। तो जब भी आप ये वीडियो देखते हो, जब भी आप ये लेक्चर पढ़ रहे हो, तो आप मेरे हर एक वर्ड्स को कैच कीजिए, आराम से उसको सुनिए पहले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2x 3x पे सुन लिया सर। हमारे पास फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजी है, हम यूज कर रहे हैं, बट उसको एडवांटेज के फॉर्म में यूज करना है सर। तो अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। चलिए, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर, ये जानना पड़ेगा हमें। और फंक्शनल ग्रुप का मतलब है सर इन हाइड्रोकार्बन चेन, सपोज हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन की चेन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन कर रहा है। सो ये है हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन की चेन। तो ये है बन गया हमारा कंपाउंड। आप सुन देख सकते हो क्या बन गया सर, 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। 3 कार्बन है तो हम नाम देते हैं प्रोप, प्लस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो हम बोलेंगे एन सर। तो हम लिखेंगे नाम को प्रोप प्लस एन। प्रोप प्लस एन अगर होगा तो सर बोला जाएगा प्रोपेन। तो ये है हमारा एक हाइड्रोकार्बन का चेन। अब हाइड्रोकार्बन चेन जो है उसमें बात की गई है 1 और मोर हाइड्रोजन, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है बाय अदर एलिमेंट, दूसरे कोई एलिमेंट से। ठीक है, दूसरे कोई एलिमेंट्स अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है तो वो एलिमेंट को नाम दिया जाएगा। So the element replacing hydrogen is called heteroatom। सर सबसे पहले बात की हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करेगा, सपोज यहां से हाइड्रोजन निकल गया है सर, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है क्लोरीन, तो ये बोला जाएगा हेटेरोएटम। एंड द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, सपोज कोई एटम है या कोई ग्रुप ऑफ एटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉपर्टीज। अगर क्लोरीन जुड़ेगा सर तो ये हाइड्रोकार्बन, ये जो चेन है उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। सर प्रॉपर्टी तो क्या, पूरा नाम ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी प्रॉपर्टीज के लिए, और वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहली बात सर, तो फंक्शनल ग्रुप अब हमारे समझ में आ चुका है। हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करने का काम करता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम, इनको हम एक नाम से जानते हैं और उनको नाम दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो सर अब पहली बात ये करेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप कौन से है, आपके बुक में भी है सर। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास हैलोजन। दूसरा, हैलोजन की बात करें सर तो हैलोजन में आता है एक फ्लोरीन,
एक आता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अल्कोहल में रहेगा सर OH। याद रखना बच्चों, अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। एल्डिहाइड में रहेगा बॉन्ड CHO। कीटोन में रहेगा सर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड में रहेगा COOH। तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है, हेलोजन में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोहल में OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O एंड कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल OH। सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हम आगे पढ़ के आए, अल्कीन एंड अल्काइंस। चलिए अब जानते हैं, अगर हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो हम ब्यूटेन या प्रोपेन नहीं बोलेंगे सर, यहां पे Cl आ गया है तो नाम चेंज हो जाएगा और नाम जो बनते हैं वो कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स से बनते हैं। और अगर आप हेलोजन वाला ग्रुप लगाते हैं तो नाम में लगता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स क्या लगेगा, F होगा तो बोलेंगे फ्लोरो, Cl होगा तो बोलेंगे क्लोरो, Br ब्रोमो और I होगा तो आयोडो। ये हो गए सर नाम। अब बात करते हैं अल्कोहल, OH लग रहा है तो ये सर बनता है सफिक्स, और सफिक्स में लगता है ऑल। क्या लगेगा, ऑल। एल्डिहाइड है सर CHO तो भी सफिक्स लगेगा, नाम के पीछे लगाया जाएगा प्रीफिक्स, दैट मींस नाम के आगे लिखेंगे, सफिक्स दैट मींस नाम के पीछे लिखेंगे, और एल्डिहाइड है तो लगेगा आल, AL। कीटोन है तो लगेगा ऑन, है वन जैसा सर, ONE वन नहीं, इसको बोलेंगे ऑन, नाम के ही पीछे लगेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में लगेगा ओइक एसिड, आप इसको बोल सकते हो OIC एसिड, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, OIC एसिड। OIC नहीं बोलना है सर, ओइक एसिड बोलना है, याद रखिएगा। ये सारे सफिक्स है सिर्फ हेलोजन को छोड़ के। अब एक बहुत जरूरी बात ये याद रखना, जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो ना तो आप काफी बार कहीं पे गलती कर देते हो। गलती क्यों हो रही है उसका रीजन है, आपको नहीं पता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कार्बन की चेन में बीच में रखना चाहिए सर, या फर्स्ट कार्बन पे या लास्ट कार्बन पे रखना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी बात याद रखनी है, अगर आप हेलोजन वाला ग्रुप लेते हो उसको आप कहीं पर भी लिख सकते हो एनी में, कोई भी कार्बन पे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ नाम चेंज होगा, 1 टू क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, ऐसा कोई भी नाम बदल सकता है, बट कोई और ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा और आपका स्ट्रक्चर इजीली फॉर्म हो जाएगा। बट जब आप अल्कोहल लगाते हो वो आप ऑलवेज या आप उसको बीच में लिख सकते हो या फर्स्ट और लास्ट में भी लिख सकते हो, पर मैं आपको बता देता हूं या तो फर्स्ट कार्बन पे लिखिए या तो लास्ट कार्बन पे लिखिए। सर सेम CHO ये रहेगा लास्ट या तो फर्स्ट कार्बन पे। तो आपको एक बात याद रखनी है, आप अगर फंक्शनल ग्रुप लगाते हो तो एल्डिहाइड फर्स्ट या तो लास्ट पे रहेगा। अगर आप कीटोन लगाते हो याद रखना, कीटोन बहुत जरूरी, ऑलवेज बीच में अगर कोई कार्बन है मिडल कार्बन पे वहां पे रख सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी ऑलवेज लास्ट या तो फर्स्ट कार्बन पे रखेंगे। तो सर हमें एक बात समझ में आ गई, हेलोजन कहीं पे भी रख सकते हैं एनीवेयर, ओके। अल्कोहल या तो फर्स्ट पे रखिए या तो लास्ट पे रखिए, सिर्फ एल्डिहाइड जो है वो भी लास्ट या फर्स्ट पे लिख सकते हैं। कीटोन को सर ऑलवेज मिडल वाले कार्बन पे ही लिखना है, बीच में अगर 4 कार्बन है 5 कार्बन की चेन है तो बीच में अगर कोई कार्बन है ना या दूसरा वाला या तीसरा वाला वहां पे आप लिख सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑलवेज फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे लिखा जाएगा, ये आपको याद रखना है बच्चों, ये भूलना नहीं है। तो हमारे पास कुछ नाम दिए जाते हैं और नाम से हमें फॉर्म करने होते हैं एक स्ट्रक्चर्स। हमारे पास पहला नाम है नंबर 1, हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए हम नाम देख रहे हैं और सीख रहे हैं। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, नेम है क्लोरोप्रोपेन। याद रखना सर, क्लोरो आया दैट मींस ये प्रीफिक्स है, हेलोजन आ गया। अब जब भी क्लोरो याद आ रहा है तो Cl याद कीजिए। हम अभी तक नेम के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे नेम को,
अब हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है क्लोरो, दूसरा पार्ट है प्रोप, प्लस तीसरा पार्ट है एन। क्लोरो का मतलब होता है Cl, प्रोप आपको पता है सर 3 कार्बन होंगे, और एन का मतलब होगा सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहली बात, हमारे पास है 3 कार्बन और तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया है सर। अब हमें काम करना है उनकी वैलेंसी को फिल करना, यानी कि उनकी रानियां रखने का टाइम आ चुका है सर। पहले कार्बन के पास, ठीक है, एक कार्बन के पास एक बॉन्ड है यानी एक रानी है, हमें रखनी है और 3 रानियां। दूसरा वाला कार्बन है सर, 2 हाइड्रोजन आएंगे। अगर ये देखने जाए तो बन गया सर हमारे पास प्रोपेन का स्ट्रक्चर, पर हमें क्या लिखना है Cl। अब कार्बन को ऐसा हो रहा है ना सर कि कार्बन को रानी अब पसंद नहीं आ रही, कार्बन को चाहिए परी। आपने सुना होगा वो सॉन्ग, लाल परी हो लाल परी, ठीक है। तो कार्बन को चाहिए परी, और परी चाहिए, दैट मींस कार्बन एक हाइड्रोजन को निकाल देगा और वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का काम करेगा क्लोरीन। तो सबसे पहले सर याद रखना है, हाइड्रोजन निकालना है, उसको रिप्लेस करना है क्लोरीन से। तो ये हमारा बन गया सर क्लोरोप्रोपेन। तो पहले नाम के 3 पार्ट्स। चलिए एक और नाम डिस्कस करता है सर। दूसरा कोई एक फंक्शनल ग्रुप क्लोरो है, एक और ब्रोमोब्यूटेन की बात करते हैं। ब्रोमोब्यूटेन क्या होगा सर, जानते हैं। ब्रोमोब्यूटेन, अब सर अगेन नेम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला है ब्रोमो, दूसरा एक पार्ट बनेगा सर हमारे पास ब्यूट, प्लस लिखेंगे एन। तो ये है ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमो का मतलब है सर Br, ब्यूट मतलब C4, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले 4 कार्बन होने चाहिए सर, चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बन गया सर सिंगल बॉन्ड। अब हम रखेंगे हाइड्रोजन, पहले वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहां पर आएंगे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन के पास यहां पे एक ही बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन रखना है सर। हाइड्रोजन को निकालेंगे और लाल परी को रख देंगे, यानी लाल परी कौन है, कार्बन तो ऑलवेज हाइड्रोजन के साथ तो घूम ही रहा है ना, हाइड्रोजन के साथ तो उसकी रानियां तो है ही सर, ठीक है। पर आज उसने Br को बुलाया है, तो यहां पे हाइड्रोजन को निकाल देंगे और लिख देंगे Br। तो ये बन जाएगा सर ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो सर ये हमने डिस्कस कर दिया सबसे पहले। एक दूसरा नाम, अब बात करते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। दूसरा हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, और हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल में प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल है सर अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक होगा प्रोप प्लस एन प्लस ऑल। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, और ऑल का मतलब होता है बॉन्ड OH। ये तो पता है सर, ऑल यानी अल्कोहल, अल्कोहल यानी OH लिखेंगे। तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया है। पहले वाले कार्बन के पास है 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले कार्बन के पास है 2 हाइड्रोजन, और तीसरे वाले कार्बन के पास भी रखेंगे सर 3 हाइड्रोजन। अब आप एक काम कीजिए, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है OH से। तो सर यहां पे लग गया OH, हाइड्रोजन गया और OH रिप्लेस कर गया हाइड्रोजन को। अब अगर इसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, पहले वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, देखिए 1 2 और 3, तो लिखेंगे CH3। बॉन्ड दूसरे वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, लिखेंगे CH2। तीसरे वाले कार्बन के पास भी सर 2 हाइड्रोजन है, CH2, लिखेंगे OH। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 OH। सर तो ये बात तो हो गई अल्कोहल के लिए। अब बस इसी तरह से अब और एक एल्डिहाइड, यानी कि आल प्रीफिक्स लगता, सफिक्स लगेगा,
तो आल जो है उसमें एक एग्जांपल लेते हैं, आल में एग्जांपल लेते हैं प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल में नाम को 3 पार्ट में डिवाइड, सेम वही प्रोसेस है सर। यहां पे है प्रोप प्लस ए प्लस आर। प्रोप का मतलब आएगा सर 3 कार्बन, एन का मतलब आएगा सिंगल बॉन्ड, और आर मतलब CHO। और CHO का स्ट्रक्चर भी याद रखना बच्चों, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब सर सबसे पहले 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए, तो पहला 1, 2 और 3 कार्बन की चेन तो है। जब भी एल्डिहाइड आ रहा है, प्रोपेनॉल आल आ रहा है, तो लास्ट या फर्स्ट वाले कार्बन पे लिख दीजिए डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, बस। तो हमारा ये बन चुका है सर। गलती से काफी बच्चे क्या करते हैं, 3 कार्बन तो लिखे, फिर और एक कार्बन लिखते हैं और वहां पे दिखाते हैं डबल बॉन्ड O बॉन्ड है। ये गलती बना तो 4 कार्बन हो जाएंगे ना सर, ब्यूटेनॉल बन जाएगा, वो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। तो सर पहले वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, लिखा जाएगा CH3। दूसरे के पास 2 हाइड्रोजन है CH2 और फिर लिखेंगे CHO। तो एक फॉर्मूला बन गया सर प्रोपेनॉल का, CH3 CH2 CHO। तो सर ये हो गए हमारा फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह से आप सारे फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं और सारे फंक्शनल ग्रुप को हम ये फॉर्मेशन में बता सकते हैं। बस हमें ये जानना है कीटोन है तो कीटोन में बीच वाले कार्बन पे ऑक्सीजन लिखना है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर देखने जाए तो ब्यूटेनॉन, हम ब्यूटेनॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्यूट का मतलब होता है सर 4 कार्बन, एन है सिंगल बॉन्ड, और ऑन का मतलब C डबल बॉन्ड O कीटोन, ये बीच वाले कार्बन पे लगता है सर। 4 कार्बन दिखा दिए, कहीं पे भी बीच वाले पे या दूसरे या तीसरे कार्बन पे दिखा दीजिए डबल बॉन्ड O। यहाँ पे रहेंगे सर हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो हमें H लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन सर, तो ये बनेगा CH3, पहले वाले कार्बन के पास देखिए CH3 CO CH2 CH3, ये बन गया सर हमारे पास ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर। और सेम फॉर्मेशन में आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बता सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें क्या फॉर्म करना है, चलिए जान लेते हैं वो। कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जांपल लेता है प्रोपेनोइक एसिड। क्या होगा सर, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, प्रोप प्लस एन प्लस ओइक एसिड। सर प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और ओइक का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स COOH, ये लिखेंगे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। चलिए सर कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है, कीटोन नहीं है। अगर कीटोन होता ना तो बीच में लिखते, पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लास्ट कार्बन पे दिखा देंगे डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। यहां पे रहेंगे सर 2 हाइड्रोजन और यहां पे लिखेंगे सर 3 हाइड्रोजन, तो ये बनेगा CH3 CH2 COOH। बच्चों याद रखना, तीसरा जो कार्बन है लास्ट उसी पे डबल बॉन्ड OH लिखना है, और एक कार्बन को ऐड करके डबल बॉन्ड OH नहीं लिखना है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज। सर होमोलोगस सीरीज क्या है ये जानते हैं। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि उनका फंक्शनल ग्रुप अगर लग रहा है तो सेम होगा। अल्केन्स है तो सारे अल्केन्स होंगे, अल्काइंस है तो सारे अल्काइंस होंगे, और अगर अल्कोहल है तो सारे अल्कोहल होंगे। जनरल फॉर्मूला सेम होगा सर, बताएं हमें। अल्केन है तो जनरल फॉर्मूला लिखते हैं सर CnH2n+2, तो सबका जनरल फॉर्मूला सेम है सर। चलिए डिफर बाय CH2, सर देखिए CH4 से अगर हम देखें तो दोनों में डिफरेंस, 2 सक्सेसिव एडजेसेंट मेंबर्स है, 2 एडजेसेंट मेंबर्स है, CH4 C2H6। क्या यहां से यहां पर जाते हैं तो सर एक कार्बन है ज्यादा,
डिफरेंस कितना आ रहा है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का आ रहा है। दूसरे से सर अगर मैं बात करूं तीसरे वाले की, तो वहां पर भी सर CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो सब जगह पे आप देख पा रहे हो कि होमोलोगस सीरीज जो है वो CH2 से डिफरेंस क्रिएट कर रही है, और मास का भी डिफरेंस होगा 14U। सर CH2 का मास 14, तो ये भी डिफरेंस बनेगा मास का 14U। सोर्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सर सीधी सी बात है ना, कार्बन और हाइड्रोजन ही है तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, ठीक है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। जैसे कि अगर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा सर, बढ़ेगा। यानी कि अगर मास बढ़ रहा है, यहां पे था CH4, सर CH4 के बाद है C3H8, और C3H8 के बाद है बेटा C4H10। दैट मींस अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, सर सबसे पहले देखेंगे तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, फिर है 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, फिर आ रहा है सर 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। सर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो उनका सर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। चलिए, तो सर ये तो बात कर दी हमने। अब बात करता है कुछ ऐसे सब्सटेंस यानी कि ऐसी चीजों के बारे में जो बहुत ही ज्यादा हमें डिफिकल्ट लगता है, और वो वर्ड है आइसोमर्स। आइसोमरिज्म सर सुना हुआ है, 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स रहता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, बट उनके स्ट्रक्चर्स जो हम ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि उनका नाम भी कुछ डिफरेंट बनना चाहिए। तो पहली बात फंक्शनल ग्रुप को लेके अगर हम देखते हैं तो पहले हमें आइसोमर्स को देके लिखते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है सर कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और उनका स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सर हमें पेंटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। पेंटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले पेंटेन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और हमें नाम को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, पेंट प्लस एन। पेंट का मतलब है सर C5 और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और n इज इक्वल्स टू सर 5। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला है CnH2n+2। n की जगह पे रख दिया जाएगा सर 5, C5H2 into 5 plus 2, ये बनेगा सर C5H, 5 2 10, 10 plus 2 12। तो सर ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, अब कितने भी स्ट्रक्चर्स बनाइए फॉर्मूला फिक्स रहेगा, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट रहेंगे सर। चलिए, तो C5H12 को लेके हम कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर, कभी भी अगर आइसोमर्स आता है तो हमें एक लॉन्ग कार्बन चेन बनानी है। 5 कार्बन दिए तो 5 कार्बन की बनाएंगे सर। अगर 4 कार्बन दिए जाता है तो 4 कार्बन की चेन बनेगी। पहले वाले कार्बन के पास अब हमें फिल करना है सर हाइड्रोजन, तो पहले वाले कार्बन के पास रहेंगे 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले के पास होगा सर 2, सबके पास 2 आएंगे सर, लास्ट में अगेन कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये तो बन गया सर C5H12, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे एक स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर, चलिए, तो अब हमें फॉर्म करना है ब्रांच। देखिए यहां पर अगर हम ब्रांच बनाते हैं कार्बन की तो बात तो सही है ना सर, 5 कार्बन ही दिख रहे हैं। अब फिल करते हैं हाइड्रोजन। चलिए, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट कार्बन जो है यहां पर रहेंगे 3 सर, दूसरा है 1 रहेगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड कंटेन कर रहा है, फिर और 2 का हाइड्रोजन यहां पर रहेंगे 3 और यहां पर भी रहेंगे सर 3। तो ये बन गया एक दूसरा स्ट्रक्चर। अगर नाम देने जाते हैं तो इसका नाम होता है 2 मिथाइल, सेकेंड कार्बन पे CH3 है तो नाम होता है 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो बोलेंगे ब्यूटेन। सर इसका नाम होगा पेंटेन। तो
तो ये तो बन रहा है सर। तीसरा एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, फर्स्ट एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन है सर। यहां पे और एक कार्बन रख दिया, यहां पे एक और कार्बन है, 5 कार्बन हो गए हमारे पास। अब यहां पर भी हाइड्रोजन रखना है, ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन आएंगे सर, सबके पास 3। बीच वाला सर जो है वो पैक हो चुका है, तो उसके पास कोई हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर ये पहला वाला जो कार्बन है, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 कार्बन है और दूसरे कार्बन पे भी CH3 दिख रहा है और यहां पर भी CH3 दिख रहा है। नाम बनेगा 2,2 डाइमिथाइल और फिर लिखेंगे पेंटेन। चलिए सर ये नाम वगैरह कैसे बनते हैं ये जानना है। एक और जरूरी बात बच्चों, देखिए यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी हम आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं ना, हमें बहुत ही ज्यादा सर एक कंफ्यूजन होती है। अगर क्वेश्चन आ गया सर हेक्सेन का, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, डरिए मत। आप ये देख रहे हो ये नाम कहां से आए, अब हमें वही सीखना है, ठीक है सर। ये सारे कितने स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मीथेन एक स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये टेबल आप याद कर लीजिए, और अगर ये टेबल आप हेक्सेन तक याद करते हैं तो इनफ टू इनफ है सर हमारे लिए कि नंबर ऑफ आइसोमर्स यहां से बन जाएंगे। अगर कभी हेक्सेन का पूछ लिया तो सर हमें एटलीस्ट ये तो पता होगा ना सर कि हेक्सेन के 5 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये टेबल अगर आपके दिमाग में फिट हो गया तो फिर आइसोमर्स के लिए आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। सर अब बात करते हैं वही कि आप नाम जो बना रहे थे वो कैसे बनाया, आपने तो सिखाया नहीं। अब वो बारी है वो नाम सीखने की। तो सबसे पहला नाम है सर 2-ब्रोमोब्यूटेन। एक नाम ले रहा हूं मैं यहां पे 2-ब्रोमोब्यूटेन। सर ये आगे 2 क्या आ गया, ये कुछ नई चीज आ गई सर, चलिए जानते हैं। पहले तो ब्रोमो है तो Br लगेगा सर, ब्यूट है तो हमें समझ में आ रहा है 4 कार्बन हो गया, और N है तो सिंगल बॉन्ड होगा। जानते हैं कितने कार्बन होने चाहिए सर, 4 कार्बन होने चाहिए। चारों कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया। फिर हाइड्रोजन को रखने की बारी आती है बेटा, हाइड्रोजन रखेंगे और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि Br है ना, और Br जो है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। ओके सर, तो ये तो हम बना रहे थे पहले भी, पर इसमें आगे 2 क्यों लग रहा है ये जरा हमें बता दीजिए और सिखा दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें चूज करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब होता है अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो सर हम सबसे पहले चूज करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बनेगी वो दिख रही होगी आपको, ये चेन बने, हाथ उठाए बिना एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बननी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता ना तो 5 कार्बन ही बनते, तो 5 कार्बन बन रहे, दैट मींस ये रॉन्ग है। ये वाला चेन जो है ये सही है सर। तो एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बननी चाहिए, पहला रूल है। अब जानता है सर दूसरे रूल के बारे में। एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनने के बाद, ये मैं रफ कर रहा हूं ताकि आपको सारे रूल्स पहले मैं इजीली बता सकूं। अब फिर से हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दी सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। हाथ उठाए बिना एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनना चाहिए, बन रहा है सर। नंबर द चेन फॉर्म द साइड नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट। तब हम यहां पे लिखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन, तो मैंने यहां पे लिख दिया सर हाइड्रोजन। यहां पे रहेगा एक हाइड्रोजन, यहां पर भी एक हाइड्रोजन आएगा। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं Br और यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन आएंगे सर। तो सबसे पहली बात हमें सब्स्टिट्यूट यानी फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर आना चाहिए, ऐसे काउंट करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सर मैंने राइट साइड से काउंट किया, अब लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 और 7। सर Br को दोनों साइड से सेम नंबर आ रहा है, तो सर सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों साइड से सेम आ रहा है
तो कोई एक कंसीडर कर सकते हैं। और फोर्थ कार्बन पे Br है तो इसका नाम होता है 4, Br को बोला जाएगा ब्रोमो। और सर कितने कार्बन की चेन बन रही है? 7, तो 7 कार्बन है तो बोलेंगे हेप्टेन। ठीक है सर, एक और जरूरी बात, थर्ड नंबर पे भी तो कुछ है, उसको तो आपने काउंट नहीं किया, चलिए वो भी जान लेते हैं, वो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने Br के लिए बात की, अब हम बात करते हैं ये रूल्स को और डिटेल में पढ़ने की। तो सर हमारे पास है एक कार्बन की चेन और यहां पे मैंने लिख दिया है Br। सर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, थर्ड पे आ रहा है Br। सर अगर थर्ड पे Br आ रहा है तो लिखेंगे 3 ब्रोमो और 5 कार्बन है तो बोला जाएगा पेंटेन, तो 3 ब्रोमो पेंटेन नाम होगा सर। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर देखते हैं सर, चलिए अब नाम से ही स्टार्ट कर देते हैं, हमें नाम दिए गए कुछ और हमें नाम से बनाने होता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले नाम दिया गया था 2 ब्रोमोब्यूटेन, पहला नाम था सर 2 ब्रोमोब्यूटेन। पहले तो हम बात करते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन के बारे में। इसका मतलब है सर सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन होना चाहिए। ब्यूटेन यानी कितने कार्बन की चेन होनी चाहिए सर? 4 कार्बन की चेन होनी चाहिए। अब आप Br यहां पर भी लिख सकते हो, ये वाले कार्बन पे भी लिख सकते हो, दोनों साइड से अगर नंबरिंग देंगे स्मॉलेस्ट नंबर Br पे आएगा 2, तो या तो ये साइड रखो या तो ये साइड रख दीजिए और ये फॉर्म करता है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सर ये तो बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, है ना, नाम होता है CH3, CHBr, CH2 एंड CH3, ये बनता है सर। अब बात करते हैं सर दूसरा एक है 2 मिथाइल प्रोपेन। सर सेकंड पे 2 मिथाइल प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे बनाया जाएगा, नाम दिया गया है और स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, चलिए जानते हैं। नंबर 5 2 मिथाइल प्रोपेन। सर प्रोपेन मतलब होंगे 3 कार्बन, पहले तो ये देख लीजिए, तो हमने लिख दिया यहां पर 3 कार्बन। अब है सर सेकंड पे मिथाइल, सर बीच वाला ही सेकंड है, यहां से गिनो या पीछे से गिनो। मिथाइल का मतलब याद रखना CH3 होता है बेटा, मिथाइल का मतलब है CH3। इथाइल होगा तो C2H5 होगा, अगर C2H5 तो इथाइल बोलेंगे, C3H7 है तो प्रोपाइल बोलेंगे, याद रखना। अब बाकी जगह पे आ जाएंगे हाइड्रोजन, तो सर ये नाम हो गया 2 मिथाइल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी एक कंसीडर कर दीजिए, तो सेकंड पे है मिथाइल। तो सर ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं, ये सारे नाम हमें इस फॉर्म से ये रूल्स के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं स्ट्रक्चर्स। अब है सर रिएक्शंस, ये क्या है सर? रिएक्शंस आएगी ये चैप्टर में बहुत ही ज्यादा, और सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है कंबशन रिएक्शन। सर कंबशन रिएक्शन क्या होगा? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन, सर किसी को भी बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होगा, टू गिव मेजर प्रोड्यूस करता है फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट एनर्जी। तो सर अगर कोई भी कार्बन के कंपाउंड को बर्न किया जाएगा तो ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो येलो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं और साथ में ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। तो सर एग्जांपल दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। मीथेन सर हाइड्रोजन आएगा ना तो वाटर लिखना पड़ेगा, 3 चीजें तो मिल ही रही है, फिक्स बोला था। कार्बन के कोई भी कंपाउंड को बर्न कीजिए बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। पर सर एक और जरूरी बात, अगर हाइड्रोजन आता है तो H2O लिखना है प्रोडक्ट में, यहां पर भी सर हाइड्रोजन है तो लिखना पड़ेगा H2O। तो ये है सर कंबशन रिएक्शन।
सर कंबशन के बाद हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों ऑक्सीडेशन हमें याद होगा, ऑक्सीडेशन कब पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1, है ना? सो कार्बन एज वेल एज compounds can be, its compounds can be oxidized to combustion। तो ये जो कार्बन्स होते हैं और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है कंबस्ट होने के लिए। सर एक और जरूरी बात, ये जो रिएक्शन है इसमें बताया गया है इथेनॉल जो है वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, एक कन्वर्जन है, याद रखना बच्चों, ये कन्वर्जन है। कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। कभी भी अगर अल्कोहल को आप अल्कोहल पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बात हमें याद रहनी चाहिए कि अगर कभी भी हम अल्कोहल, जैसे कि यहां पे दिया है इथेनॉल, इथेनॉल को अगर हम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करते हैं तो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करेगा? इथेनोइक एसिड। अगर प्रोपेनॉल होगा तो फॉर्म करेगा सर प्रोपेनोइक एसिड। अब सर ये जो रिएक्शन है वो याद रखना अल्कलाइन KMnO4 या तो एसिडिक K2Cr2O7 प्लस हीट की प्रेजेंस में होनी चाहिए सर। सर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो कभी भी अगर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है सर तो वो होता है KMnO4 या तो K2Cr2O7 की प्रेजेंस। अब जानते हैं इथेनॉल का फॉर्मूला सर पता है CH3CH2OH, आगे आया था सर, आया था ना? तो इथेनॉल से अगर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करते हैं तो ये बनता है किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 या तो K2Cr2O7 और साथ में प्रोवाइड करनी है सर हमें हीट एनर्जी। तो ये फॉर्म करता है सर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहा है, यहां से H2 निकलेगा तो बनेगा CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड। सर कार्बन के पास से हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। सर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH को तो हम जानते हैं, मैंने क्या किया? हाइड्रोजन रिमूव किया, ऑक्सीजन ऐड किया। सर तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है, ये बन गया सर हमारा इथेनोइक एसिड। तो ये है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अब पढ़ता है नेक्स्ट सर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है ये जानते हैं। तो सर एडिशन रिएक्शन जानने के लिए सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि यहां पर कौन से कैटालिस्ट हो जरूरी है। आगे भी कैटालिस्ट आए थे सर, K2Cr2O7 या आया था KMnO4। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंबाइन विथ अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। और ये बनाते हैं सर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, या तो ये फॉर्म करता है सर अल्काइन से अल्कीन, अल्कीन से अल्केन, यानी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कौन से कैटालिस्ट होने चाहिए? पैलेडियम या निकल। याद रखना पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें फॉर्म करके देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स होता है सर। वेजिटेबल ऑयल्स का मतलब होता है सर, ध्यान से सुनना, क्रीमी बिस्किट, क्रीम का स्पेलिंग होता है CREAM और क्रीमी CREME, ये दोनों में डिफरेंस है। ये जो लिखा है ना, अब कभी भी अगर बिस्किट खरीदते हो तो ध्यान से देखना CREME लिखा है, दैट मींस उसमें वेजिटेबल ऑयल यूज होता है सर। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन और हम जो क्रीम यूज करते हैं वो एनिमल फैट होता है, सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है। तो सर सबसे पहली बात हमें समझ में आ रही है ये क्या, कि अगर वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो अनसैचुरेटेड की है सर, और एनिमल फैट्स जो है
सैचुरेटेड का है। तो सर यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट में डिफरेंस क्या है वो आपको समझ में आया होगा। एनिमल फैट्स जो है दैट मींस क्रीम, CREAM, और सर वेजिटेबल ऑयल्स मतलब क्रीमी, CREME, खाने में यूज किया गया लाइक बिस्किट बनाने, ओके, बिस्किट का क्रीम। तो सर बात करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कन्वर्ट होता है सैचुरेटेड में जब एडिशन रिएक्शन होती है। काफी बच्चों को रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, क्या हो रहा है देखिए, हमारे पास है सर 2 कार्बन, दिख रहा होगा, ठीक है, 2 बॉन्ड है सर। पहली बात, ब्रेक डाउन होंगे बॉन्ड, यानी डबल के हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड। अब सर सीधी सी बात है, डबल का अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल का क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा सर, बाकी सारी चीजें तो एज इट इज ही होगी। यहाँ पे CH, CH3, यहाँ पे भी है H और CH3, पर सर कार्बन की वैलेंसी का क्या, वहां पे लगता है ये दोनों हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा सर। तो बन गया ना बेटा इथीन से इथेन। तो याद रखना, कभी भी एडिशन रिएक्शन करते हैं तो डबल बॉन्ड से ये कन्वर्ट करता है सिंगल बॉन्ड में। बॉन्ड को तोड़ना है और 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, काफी इजी रिएक्शंस है। अब है सर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा ये जो रिएक्शन है वो बहुत जरूरी है समझने के लिए। क्यों सर, जानते हैं। ये क्या आ गया सर, धूप, क्या है ये, जान लेंगे क्या है बच्चों ये सब। चलिए तो हम शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा सर, रिप्लेस करना। तो एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम से रिप्लेस हो रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर बहुत जरूरी बात, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ऑलवेज सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। सर सनलाइट, इसीलिए आपने देखा होगा जादू जादू, देखा है ना, ये धूप वाली रिएक्शन, इसको मैंने नाम क्या दिया है बेटा, धूप वाली रिएक्शन। ये कोई मिल गया वाला जादू है, जिसको ऑलवेज खाने में क्या चाहिए, धूप चाहिए। वैसे रिएक्शन जो है इसको भी ऑलवेज चाहिए धूप सर, ठीक है। सो क्या खाओगे जादू जी, तो वो पूछता है, बताता है धूप खाएंगे, ठीक है, धूप ये बताता है। मीथेन, सर मीथेन का मतलब है CH4। अब CH4 का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आप देख पा रहे हो, ये हो गया सर CH4 का स्ट्रक्चर, प्लस सर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा क्लोरीन। इनको कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, क्लोरीन। ये रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर यहाँ पे डार्क नाइट लिखा है या सनलाइट के अलावा और कुछ दिया है तो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए हाइड्रोजन जो है, कितने क्लोरीन है सर, 2 क्लोरीन है, Cl-Cl-, ये बनेगा H+। H+ जो है वो Cl- के पास जाएगा और Cl- जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये बनाएगा CHH। ये हाइड्रोजन निकल गया तो बनेगा क्लोरीन, प्लस लिखेंगे HCl। तो सर ये बन रहा है CH3, दिख रहा है ना, CH3Cl। सर अब CH3Cl का अगेन सब्स्टिट्यूट करवाना है। देखो CH3Cl का अगेन सब्स्टिट्यूट कराएंगे सर, कैसे जानते हैं। तो हमारे पास है CH3Cl, अगेन सब्स्टिट्यूट होगा, और सब्स्टिट्यूट मतलब क्लोरीन अटैक करेगा, है ना, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की प्लेस पे आ जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। सर यहाँ पे थे 1 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, अगेन यहां से 1 क्लोरीन या हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, रिप्लेस करेगा, तो यहां पर फॉर्म करता है सर 1 क्लोरीन ऑलरेडी है, 3 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो Cl लग गया, प्लस बनता है HCl। तो सर ये फॉर्म कर रहा है CH2Cl। ऐसे एक एक करके हर एक हाइड्रोजन को निकालते जाएंगे तो लास्ट में बचेगा CCl4। तो ये हर एक हाइड्रोजन को धीरे धीरे करके एक एक करके निकालते हैं सर, तो फॉर्म करता है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। अब सबसे जरूरी बात है सर, क्या है,
इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये हमें आना चाहिए। मोस्ट आईएमपी, बहुत जरूरी पॉइंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो एग्जाम के लिए हमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये दोनों बातें समझ में आनी चाहिए सर। इथेनॉल, इथेनॉल का कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है? इथाइल अल्कोहल सर। अल्कोहल बहुत अच्छी चीज है, सुनी होगी शायद आपने, है ना। और अल्कोहल, इथेनॉल का स्ट्रक्चर CH3CH2OH। स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है सर, पहले वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, दूसरे वाले के पास 2 हाइड्रोजन रहता है सर, और यहां पे बनता है OH। ये बन गया स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज जानते हैं, लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर देखा ही होगा, देखा है ना, इथेनॉल अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा। वाटर में भी सॉल्यूबल है सर, कोई भी पानी में तो डाला जाता है सर, है ना, फिर गट गट करके पी लिया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है 156 और बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन, याद रखेंगे सर, ठीक है, जरूरी बात। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, सबसे पहले इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ है सर। जानते हैं क्या किया गया है? अगर इथेनॉल मतलब ये है सर इथेनॉल, CH3CH2OH प्लस साथ में है सर सोडियम, समझ में तो आ रहा है बेटा, ठीक है सर। CH3CH2O माइनस, दो पार्ट बनेंगे बेटा, CH3CH2O माइनस और दूसरा होता है H प्लस। सोडियम तो सर ऑलवेज प्लस है, तो सर माइनस अट्रैक्ट करेगा प्लस को, तो बनेगा CH3CH2O माइनस Na प्लस। सर बन गया। पार्ट्स बनाने आने चाहिए हमारे पास, पार्ट्स क्या क्या बनते हैं वो हमें पता चलने चाहिए, और हाइड्रोजन जो है वो निकल गया सर। तो ये है सर इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ, समझ में आ रही सर? हमें ये सारी बातें अच्छे से समझनी है कि हमें दो पार्ट्स करने हैं, एक नेगेटिव आयन बनेगा, एक पॉजिटिव बनेगा। नेगेटिव आयन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब है सर डिहाइड्रेशन। किसका डिहाइड्रेशन है सर? इथेनॉल का। इथेनॉल का डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है बच्चों? वाटर। CH3CH2OH किसकी प्रेजेंस में होगा? याद रखिएगा, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और 443 केल्विन पे हीट दी जाएगी। तो सर यहां से वाटर निकल रहा है, क्या रिमूव हो रहा है? वाटर रिमूव हो रहा है। अब वाटर के लिए यहां से निकल गया सर एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं H2O और फॉर्म करेगा इथीन सर। तो इथेनॉल का अगर आप डिहाइड्रेशन करवाते हैं, इथेनॉल का हम क्या कर रहे हैं सर? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकालना है सर, पानी निकालना है। पानी निकालने के लिए यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया सर, तो CH2 बन जाएगा, और OH को निकाल दिया, है ना। याद कैसे रखना ये बता रहा हूं बेटा। हाइड्रोजन निकल गया, OH निकल गया, तो बचेगा CH2 CH2, बीच में लगेगा डबल बॉन्ड। तो यह है डिहाइड्रेशन की प्रोसेस। अब है सर इथेनोइक एसिड। इथेनॉल तो देख लिया ना बच्चों, अब पढ़ते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, और 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर। अगर हम पानी में 5 से 8% इथेनोइक एसिड को मिक्स करते हैं तो वो बनता है विनेगर। सर मंचूरियन में डाला जाता है, ठीक है, जो चाइनीज खाते हैं उसमें। स्ट्रक्चर क्या होगा इथेनोइक एसिड का? सर इथेनोइक एसिड का नाम है CH3COOH। स्ट्रक्चर होगा सर C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H, यहां पे बनेगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। सर ये हो गया इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज क्या बनेगी? मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन, और बहुत जरूरी बात, ये विंटर्स में ना फ्रीज हो जाता है, या कोल्ड क्लाइमेट्स में भी फ्रीज होता है। तो ये एक आइस जैसा फ्लेक्स बनाते हैं, जिसकी वजह से नाम दिया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो हमें याद रखना है, बहुत जरूरी बात, अगर सर विंटर्स में ये इथेनोइक एसिड फ्रीज हो रहा है तो फ्लेक्स बनाता है लाइक आइस,
और इसको बोला जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सर इथेनोइक एसिड की दो रिएक्शंस है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे बेस के साथ रिएक्ट किया और फिर है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। सर चैप्टर 2 याद है, और चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था सर? सबसे पहले अगर कोई भी इथेनोइक एसिड मेटल कार्बोनेट और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर। सर अगर कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलिए इथेनोइक एसिड है सर, और इथेनोइक एसिड CH3COOH दिया हुआ है, प्लस बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहां से पार्ट बनेगा सर CH3COO माइनस H प्लस। यहां से भी सर दो पार्ट बनेंगे, एक होगा Na प्लस, दूसरा होगा सर OH माइनस। सर माइनस CH3COO माइनस अट्रैक्ट करेगा Na प्लस को, तो फॉर्म करेगा सर CH3COONA। H प्लस अट्रैक्ट करेगा OH माइनस को, ये फॉर्म करेगा सर H2O। तो सर ये बात समझ में आ गई, पार्ट्स बनाने आने चाहिए सर। यहां पे पार्ट बनेगा CH3COO माइनस H प्लस। सर ऐसे एक और रिएक्शन इथेनोइक एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ, ये पता है सर अगर कोई एसिड मेटल कार्बोनेट तो सोडियम सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज करेगा वाटर। चाहे सोडियम कार्बोनेट हो यानी मेटल कार्बोनेट, या हो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बच्चों एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन मोस्ट आईएमपी थियरीज है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। अब सर एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हम दिखाएंगे इथेनॉल के साथ। सबसे पहले ये याद रखना सर, एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में इथेनोइक एसिड का रिएक्शन होगा इथेनॉल के साथ, और सैपोनिफिकेशन में इथाइल इथोनेट का रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। चलिए सबसे पहले सर एस्टरिफिकेशन, CH3 अगेन यहां से दो पार्ट हो सकता है सर, एक पार्ट होगा CH3COO माइनस H प्लस, आगे ही पार्ट बनाए थे सर। यहां से भी दो पार्ट होता है सर, एक है CH3CH2 प्लस एंड OH माइनस। देखिए CH3COO माइनस अट्रैक्ट करता है प्लस को सर, तो बन रहा है ना CH3COO एंड CH2CH3, क्या CH2CH3 बन गया सर? सही बात है। तो पार्ट्स हमने बना दिए, माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है सर, H प्लस अट्रैक्ट करेगा OH माइनस को, बन गया सर वाटर। काफी इजी रिएक्शंस है बच्चों, बस सीरियसली आपको बता रहा हूं मैं। पार्ट्स अगर आप बनाते हो तो आप इसको इजीली फॉर्म कर सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। अब बात करते हैं सैपोनिफिकेशन। इथाइल इथेनोइक यानी कि इथाइल एसीटेट रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सर ये जो एस्टर जो दिख रहा है ना, CH3 आ गया, COO आ गया, C2 दो कार्बन और 5 हाइड्रोजन आ गए सर, तो यह है एस्टर। याद रखना इन शॉर्ट, एस्टर का रिएक्शन बेस के साथ हो रहा है, ठीक है, और हीट दी जाएगी। सर एक और जरूरी बात, एस्टर जो है वो स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करता है, हमें याद रखना है एस्टर स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करेगा। चलिए सर, तो एस्टर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है सर, अगेन दो पार्ट्स बना सकते हैं, जो दोनों पार्ट्स जुड़े थे ना बच्चों, वही दोनों पार्ट्स हम अलग करते हैं। ये है CH3COO माइनस, C2H5 प्लस, NaOH के भी सर दो पार्ट्स बनता है ना, Na प्लस OH माइनस। CH3COO माइनस अट्रैक्ट करता है सर Na प्लस को, सर CH3COO Na बनेगा सोडियम एसीटेट, ठीक है, और C2H5H प्लस OH माइनस को अट्रैक्ट करेगा, वापिस बन गया सर इथेनॉल। ये सर रिएक्शन जो है ना
कुछ डिफरेंट वे में बताइए, क्या बताया इसमें कुछ यूनिक है। और आपको शायद से केस स्टडी में भी पूछा जाता है कि अगर आप इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराओगे तो एक कंपाउंड मिलेगा X, और ये X का रिएक्शन सर अगर बेस के साथ करवाएंगे तो अगेन मिलेगा आपको एक और कंपाउंड यानी कि इथेनॉल। तो सर एस्टरिफिकेशन में मिलता है एस्टर, और एस्टर का रिएक्शन अगर बेस के साथ किया बच्चों तो वापस से हमें मिलता है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक एसिड ही है, Na+ ऐसा, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड है ये, ठीक है। तो सर याद रखेंगे सैपोनिफिकेशन अगर एस्टर का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो हमें वापस से वही चीज मिलती है इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। इन लास्ट सर सबसे बड़ी बात, ये चैप्टर की खासियत, सोप्स एंड डिटर्जेंट बहुत परेशान कर रहे हैं। डिटर्जेंट के बारे में सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, पर पहले सोप समझते हैं। सोप होता क्या है ये जानते हैं। तो सबसे पहले सोप जो है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, सोडियम और पोटेशियम मतलब सर ये दिख रहा है ना Na+ सॉल्ट, ठीक है, सोडियम है Na+ के सॉल्ट्स है। लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की देखो बेटा बहुत बड़ी चेन दिख रही है। तो हमारे पास सर एक बात समझ में आ रही है कि सोप जो है सॉल्ट है सोडियम या पोटेशियम का, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन है सर ये। चलिए इतना तो समझ में आ गया सर। अब बात करते हैं डिटर्जेंट के। डिटर्जेंट यूजुअली लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट और सल्फोनिक और अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो डिटर्जेंट जो होता है वो सल्फोनिक सॉल्ट या सल्फोनिक एसिड या अमोनियम सॉल्ट होते हैं, ये आपको कवर नहीं करना है। चलिए तो आप याद रखें सल्फोनिक या तो अमोनियम सॉल्ट्स। आगे बढ़ता है सर ये काम कैसे करता है, हमारी बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। सबसे पहले बात करता है सोप मॉलिक्यूल। सोप क्या कर रहा है सर, तो ये जो सोप का Na+ है ना, जैसे ही पानी में डालोगे Na+ गया काम से, वो निकल गया सर, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है सर। हमें सोचना है एक ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी ये हेड है सर, क्या है, हेड है सर। लॉन्ग कार्बन चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक सर ये दोनों क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है फीलिंग्स सर, जो पानी को लव करता है, हेड है, हाइड्रोफिलिक है, सुना होगा आपने, ओ माय गॉड टू डू लव, सुना है ना। तो सर हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो पानी से प्यार करता है, हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरता है, ठीक है। तो वो जो टेल वाला पार्ट है वो पानी से दूर जाएगा सर, और हाइड्रोफिलिक हेड वाला जो पार्ट है वो पानी की तरफ जाएगा सर। चलिए जानते हैं क्या हो रहा है सर। ये देखिए बच्चे ने अपनी टी शर्ट को खराब कर दिया। अगर मैं ये इमेज को थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो सर मुझे दाग ऐसे दिखेंगे, है ना। चलिए तो सर ये जो दाग है उसको हमें निकालना है। अगर ये दाग को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दाग जो है इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये क्लॉथ को डाल देंगे सर सोप सॉल्यूशन में, ठीक है। अब सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो सर दो पार्ट निकलेंगे। एक पार्ट जो होगा वो होगा हेड वाला जो पहले ही पानी के पास चला गया, पानी को लव कर रहा है, ठीक है सर। यहाँ पे ये जो है ये पानी के पास चला गया, और सर बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे चले गए ये डर्ट और ऑयल के पास। ये पार्टिकल्स है सर डर्ट और ऑयल के, और डर्ट और ऑयल के पार्टिकल्स जाते हैं, हाइड्रोफोबिक चला जाता है ये डर्ट के पास। तो सर ये जैसे ही कुछ ये टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है मिसेल्स। क्या बोला जाएगा, मिसेल्स। देखिए हाइड्रोफोबिक येलो पार्ट हमें दिख रहा है सर, वो चला गया यहाँ पे डस्ट और ऑयल पार्टिकल्स के पास, और जो हेड वाला पार्ट है पिंक टाइप वो जो है वो सर पानी के
बाहर निकल गया, यानी कि पानी की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो सर दो बातें याद रखनी, हाइड्रोफिलिक जो है वो पानी को प्यार कर रहा है तो सर वो जाएगा पानी की तरफ, और हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो डस्ट और ग्रीस या तो फिर ऑयल को खींच लेगा, और इस तरह से ये फॉर्म करता है मिसेल्स। सर मिसेल्स क्या होता है? अ मिसेल्स इज अ टाइनी ग्रुप ऑफ सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐसे बहुत सारे हैं सर, सबके पास जाएंगे और ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो ये लॉन्ग चेन जो है वो जाती है डर्ट के पास, और हेड जो है वो बाहर है सर, ठीक है। दैट ट्रैप डर्ट, ये डर्ट को पकड़ लेंगे सर, और डर्ट को पकड़ेंगे, डर्ट या ऑयल को, तो ये फॉर्म, और इस तरह से हमारे कपड़े वॉश होते हैं। तो ये फॉर्म करता है मिसेल स्ट्रक्चर्स। क्या फॉर्म करता है? मिसेल स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा डिटर्जेंट भी यूज किए जाते हैं, तो सोप और डिटर्जेंट जो है उसमें एक और जरूरी बात बेटा, डिटर्जेंट जो होता है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है, ठीक है, हार्ड वाटर उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और सोप सर सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हार्ड वाटर के साथ उतना ज्यादा फॉर्म नहीं बना सकता है। डिटर्जेंट हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, ये दोनों के साथ, सॉफ्ट वाटर तो आपको पता है नॉर्मल, पर हार्ड वाटर मैग्नीशियम कैल्शियम सर प्रेजेंट है, तो वो जनरली डिसॉल्व कर सकता है, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और एक जरूरी बात सर, सोप जो है ना, सोप वो हार्ड वाटर के साथ एक फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकता, और ये एक और फॉर्मेशन बनता है जिसको हम नाम देते हैं सर, अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा, ये पानी में डिसॉल्व ही नहीं हो रहा, हार्ड वाटर है, और ये फॉर्म और ये क्रिएट करता है स्कर्म। क्या क्रिएट कर रहा है बच्चों? इसको हम नाम देते हैं स्कर्म, यानी कि ऐसे प्रेसिपिटेट जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, हार्ड वाटर में ये प्रेसिपिटेट फॉर्म क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो वो नाम दिया जाता है स्कर्म। तो बेटा ये सोप और डिटर्जेंट की बात हमने यहाँ पे कवर की है। अब एक और जरूरी बात, ये चैप्टर्स जो है इसमें सबसे ज्यादा आपको नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करनी है, और रिएक्शंस जो हमने डिस्कस की थी, ये सारी बातों पे आपको हर एक बातों पे कवर करनी है और ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। और जब भी आप नोमेनक्लेचर सॉल्व कर रहे हो, नोमेनक्लेचर देखते हो, तो वहां पर आपको जो मैंने चार्ट दिया था जिसमें रूल्स दिए गए थे, वो सारे रूल्स भी ध्यान में रखने हैं। देखा होगा आपने सोप और डिटर्जेंट में सर्फ एक्शन है ना, दाग जिद्दी है, सुना है ना, दाग जिद्दी है, वैसे आपको भी अपनी जिद पे अड़े रहना है और अपनी ऊंचाइयों को हासिल करना है, अपने जो रिजल्ट्स है उसको बहुत ही जिद्दीपन के साथ 90-95 जो भी आपने टारगेट सोचा है उसके साथ क्लियर करना है। तो बेटा आज का हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, और जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड नाइट, गुड भारत, जय हिंद, जय भारत।